हेलो एस्पिरेंट्स। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनकी हाल ही में यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है इसमें उन्होंने 43 रैंक प्राप्त की है। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के बारे में कि आपने कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड, ब्रीफ इंट्रोडक्शन से आपका स्टार्ट करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड मेरा नाम शुभम शुक्ला, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। मैं नेटिव हूँ बल्लिया ईस्ट यूपी का, बट मैंने अपनी स्कूलिंग की है कोलकाता से एंड अपनी ग्रेजुएशन की है बीई ऑनर्स मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में बिट्स पिलानी से इन 2018। एंड दिस ईयर वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट इन दिस एग्जामिनेशन। एंड इसके पहले जो मैंने फर्स्ट दो अटेम्प्ट दिए थे वो मैंने रखे थे केमिस्ट्री ऑप्शनल के साथ, एंड ने प्रीवियस दो अटेम्प्ट दिए थे मैंने पॉलिटिकल साइंस के साथ। एंड यही था कि मैंने हर बार प्री क्लियर किया है, बट ये फर्स्ट टाइम था कि मेरा मेंस क्लियर हुआ था एंड लकीली आई हैव बीन इनटू द लिस्ट दिस टाइम। ओके ओके। शुभम, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो अभी तक आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी होगा कि व्हाट्स वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि आपने एग्जाम क्रैक किया है और आपकी 43 रैंक आई है। सर, सबसे इमीडिएट रिएक्शन तो ये था कि मैं हल्का सा बोलते हैं हल्का सा रो दिया था, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर टू बी इन द लिस्ट, बट 43 वॉज लाइक वेरी मच अनबिलीवेबल। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऐसी चीज को, बट फिर ग्रेजुअली दोस्त रूममेट्स आ गए एंड मम घर का कॉल आ गया, मम्मी बोल रही थी कि तुम काम किसमें कुछ रोते नहीं है। तो एंड यूफोरिक था, एक अलग टाइप का हाई था। अभी भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इट हैजंट कंप्लीटली sunk in yet, but it was very pleasant. ओके, यहीं से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शुभम, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने लगातार 4 बार प्रीलिम्स क्लियर क्लियर किया है, तो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सर, मेरा ये मानना है कि देर इज नो वन ग्रैंड स्ट्रैटेजी, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वर्क, राइट। तो मैं यही बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली वर्क फॉर मी। मेरा ज्यादा फोकस होता था बेसिक बुक्स पढ़ने का, एंड कभी कभार कुछ कोचिंग मटेरियल दिख गया इधर उधर से तो मैं वो रेफर कर लेता था। एंड मैंने बहुत ज्यादा नोट्स बनाए नहीं है, तो मैं वही बुक्स को रिवाइज करता था बार बार। एंड मैं बहुत सारे मॉक्स देता था अलग अलग इंस्टीट्यूट के, बिकॉज मुझे मॉक्स देने में मजा भी आता था, एंड आई यूज टू यूज माई मॉक्स एज स्टडी मटेरियल इन देमसेल्फ। तो मैं यही करता था, प्लस कंबाइंड दिस विद ऑप्शन एलिमिनेशन एंड इंटेलिजेंट गेसिंग इन द एग्जाम हॉल। So I think this had helped me clear the prelims a couple of times. ओके। शुभम, जैसा आपने बताया कि आपका फोर्थ बार में ये एग्जाम क्रैक हुआ है, तो 3 बार जो सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसका क्या कारण लगता है कि किन कमियों के कारण वो सिलेक्शन नहीं हो पाए थे या क्या प्रॉब्लम थी? और चौथी बार जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर, दो मेजर रीजंस थे जिस चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। आई हैव डन एन एनालिसिस ऑन दिस। द फर्स्ट वाज द ऑप्शनल। मेरा ऑप्शनल पहले केमिस्ट्री था जो बहुत बर्बाद चलता था, एंड फिर जब मैंने पॉल साइंस में चेंज किया एंड अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया तो उतना अच्छा से प्रिपेयर नहीं था, जिसके चलते आई स्कोर्ड ओनली 199, विच इज वे बिलो पार। So I worked on my optional. This time I scored 256, which is around the average score, or probably even might be below average as well. I don't know, but enough to get me into the list. And second था कि मेरी आंसर राइटिंग वाज नॉट अप टू द मार्क, एज इन कि मैं आंसर्स लिखता तो था बट पेपर्स पूरे कंप्लीट नहीं कर पाता था, और वैल्यू एडेड मटेरियल नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक कि मैं बस आंसर लिख रहा हूँ बट आई एम नॉट ब्यूटिफाइंग द आंसर, बट आई एम नॉट सप्लीमेंटिंग इट। तो ये दो इश्यूज मुझे लग रहे थे कि जो मुझे मतलब पीछे खींच खींच रहे थे एंड मेरे सिलेक्शन से मुझे रोक रहे थे। ओके ओके। शुभम, वैसे तो क्या होता है कि एस्पिरेंट्स एक दो बार एग्जाम जब क्रैक नहीं कर पाते हैं तो या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या एग्जाम स्विच कर लेते हैं, और आपने मतलब लगातार 4 सालों तक आप इसके लिए प्रयासरत थे। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब आप अपने फेलो जो एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको क्या गलती नहीं करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही बोलूंगा कि हैव फेथ इन योरसेल्फ। टाइम लगता है, एज इन मैं इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यूपीएससी के साथ साथ और भी कुछ एग्जाम्स दिए थे। मेरा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, अराउंड 10 या 11 एग्जाम दिए मैंने, मेरा एक भी क्लियर तक नहीं हुआ था। क्लोजेस्ट आरबीआई ग्रेड भी दिया था 2019 में, क्लोजेस्ट आई वेंट देयर, इंटरव्यू में मैं निकल गया था इंटरव्यू राउंड के बाद। तो ये ऐसा होता है। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। एंड कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दे टेक सम एक्सट्रीम स्टेप और दे
indulge into some sort of bodily harm और ऐसा activity करने लगते हैं which might not be good for their body. So do not do that. Get help if you think you are needing, if you're alone, if you think you need to talk to someone, get proper help, get proper medical help. And it's nothing wrong, like mental health पे फोकस करना चाहिए लोगों को. बहुत लोग फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, आज इन मैंने भी थोड़ी बंद कर दी है, बट इतना भी डिस्प्रोपोर्शनेटली बंद नहीं करना चाहिए जितना बहुत लोग कर देते हैं, बोलते हैं काउच पोटैटो जो बोलते हैं हो जाते हैं. तो थोड़ा यही एक्टिव रहिए, थोड़ा लोगों से बात करिए. इफ यू थिंक यू नीड सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प, गो फॉर इट. डू नॉट बी शाई, डू नॉट हेजिटेट टू स्पीक अबाउट इट. एंड मैं हर इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट्स सफर एंड सफर इन साइलेंस. And probably I'm planning something to do about this as well on psychological health and mental health, because I have seen people around थोड़ा मुझे मैं भी डाउन फील कर रहा था. तो do not suffer in silence, have faith in yourself, basics सही करिए. These are the things that would be very good. ओके, थैंक यू फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं शुभम कि मेंस के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, मेंस को कैसे हैंडल किया आपने? सर मेरा यही था कि जो प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा था उसको बस थोड़ा बेटर कंसोलिडेट करना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ रखना है, प्लस ऑप्शनल को वो करना है. तो एज बहुत कुछ डिफरेंट नहीं था, जो प्री में पढ़ा है वही बेस बनाता था. बस कोई लेट्स से कुछ वैल्यू एडेड डेटा रखना है, कुछ कमिटी के नाम, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ रिपोर्ट्स, ये सब ऐड करनी होंगी. एंड कुछ डायग्राम्स बनाना प्रैक्टिस करना था. आंसर 7, 7.5, 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना था. तो यही सब चीजें थी. ऑप्शनल पे काम करना था. एथिक्स पेपर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्री एंड द मेंस, कंटिन्यूटी नहीं है. तो यही सब चीजों पे काम किया मैंने, मतलब कि प्री के चीजों को बेस बनाया एंड जहाँ कुछ न्यू पढ़ना था वहाँ पे कुछ न्यू पढ़ा एंड आंसर राइटिंग की. ओके ओके, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. जैसा आपने अभी बताया भी था मुझे कि आपका पहले केमिस्ट्री ऑप्शनल था और फिर आपने पीएसआईआर ऑप्शनल पे स्विच कर दिया था, तो ये कितना डिफिकल्ट रहा था आपके लिए वो डिसीजन लेना? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी ये करते हैं कि वो ऑप्शनल स्विच कर देते हैं. तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं और क्या आपने फिर फाइनली स्ट्रेटेजी बनाई पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए? सर मेरे लिए ऑप्शनल स्विच करना was not a difficult decision. It was an easy decision because it was a decision made out of circumstances. मतलब कि मैं लिटरली 2 अटेम्प्ट दिया था केमिस्ट्री के साथ एंड एक अटेम्प्ट में मेरे 500 में 142 थे, अगले वाले में 500 में 150 थे. तो मतलब मुझे पता चल गया था कि इसके नहीं हो रहा है इसके साथ. तो मतलब आई हैड टू लीव केमिस्ट्री, आई हैड टू ऑप्ट फॉर द अदर सब्जेक्ट. पॉलिटिकल साइंस वाज अ नेचुरल चॉइस बिकॉज इट हैड सम एडवांटेजेस इन माय ओपिनियन. तो एज इन कोई खास डिफिकल्ट मुझे पर्सनली तो नहीं लगा. मुझे लगा कि करना था एंड करना पड़ा एंड लकीली इट यील्डेड रिजल्ट्स. यस, इट्स वर्क फॉर यू. शुभम, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या था? मतलब जो 4 साल आप लगातार आपने पढ़ाई की, तो वो मोटिवेशन क्या था आपके अंदर? काफी चीजें थी एज इन की एक तो ग्रिट एक पर्सिवियरेंस में अपने अंदर से वो डिराइव करता हूँ. आई थिंक आई एम समवन हु लाइक्स टू डिग इन डीप एंड आई डू नॉट गिव अप दैट इजीली. वो थोड़ा ढीठ एटीट्यूड होता है, वो था. और उसके अलावा लाइक मैंने ये एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था अपने एनएसएस के स्टिंट के बाद. एनएसएस इन बिट्स पिलानी. तो मैं रियलाइज किया था कि सोशल कंडीशंस ऐसी हमारी सोसाइटी की वेर इन आई कुड बिकम अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर and contribute to the nation rather than as an engineer. So I kept that as a motivation. I kept that as a focus. And it did get hard for me at times, but I knew that मैं अपने को यही बोलता था कि थोड़ा सा और पुश करना है, थोड़ा सा अपने को पुश करना है. I knew that something good was around the corner and I was proved right. इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं. जैसे हम मेंस की बात कर रहे थे और ऐसे राइटिंग में काफी एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आते हैं, तो ऐसे राइटिंग के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने क्या उसके लिए प्लान बनाया था? देखिए कपल ऑफ थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसे राइटिंग में टॉपर्स ने जो अपने ऐसे मॉक ऐसे लिखे हैं उनको एस्पिरेंट्स को पढ़ना चाहिए. मैंने भी खुद पढ़ा है. आई स्पेशली वांट टू विक्रम ग्रेवाल सर, उनके मैंने एसेज बहुत देखे थे एंड बहुत अच्छे से माइक्रो एनालिसिस किया था उनके एसेज का एंड आई थिंक इट हेल्प. एट द सेम टाइम एस्पिरेंट्स जो अपना जीएस में पढ़ते हैं उसको इंटरलिंक करने की, वो ऑन द स्पॉट थिंक करना है. एंड यही है कि आपको इंटीग्रेट करके चलना है. कैसे आप जीएस को कुछ हद तक अपने ऑप्शनल को अपने ऐसे में ला सकते हैं विदाउट मेकिंग इट लुक लाइक एन जीएस या ऑप्शनल का आंसर. मतलब वो फ्लो होना चाहिए, वो फ्री फ्लो टाइप का.
एंड कोड्स एंड ये सब तो बहुत सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इफ द कैंडिडेट रीडिंग सम कोड या फिर कुछ एप्स आते हैं जिसके चलते आपको डेस्कटॉप पे डेली कोई नया कोड आते रहता है, तो इवन एन एस्पिरेंट कैन डू दैट, सो दिस इज व्हाट। एंड कभी कभी ऐसे लिख भी लिया करे लोग, तो इट विल बी गुड। मैंने बहुत नहीं लिखे थे, 3 या 4 लिखे थे और इनमें से 1 या 2 करेक्ट ही करवाए थे, बट आई थिंक दिस इज व्हाट आई डिड मोस्टली। शुभम, एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं, मतलब जो भी टॉपर होता है वो जानना चाहते हैं कि उनका डेली स्केड्यूल क्या होता है, कितने आवर्स वो पढ़ते हैं। तो आपका डेली स्केड्यूल क्या होता था, और आप अपना जो बाकी बचा हुआ समय होता था पढ़ाई के अलावा वो किस चीज में देते थे? सर मेरा कोई ऐसा फिक्स डेली शेड्यूल नहीं होता था। मैं बहुत मतलब ऐसा था कि अगर पढ़ने का मन हुआ तो अच्छे से पढ़ूंगा, नहीं तो 1-2 दिन 2-3 दिन लगातार पढ़ूंगा ही नहीं। तो और मैक्सिमम जितना मुझे याद है मैंने मैक्सिमम 10 घंटा मारा होगा, 8 से 10। बट मेरा यही टारगेट होता था कि डेली जितना भी मारूं मैं उतना डेडिकेट होकर मारूं, फोन साइड पे एकदम पूरा, मतलब वीडियो गेम्स ना खेलूं उस पीरियड में। तो इट वाज, फॉर मी इट वाज मोर अबाउट द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। यस। एक फेवरेट सब्जेक्ट जो आपके प्रिपरेशन टाइम का था और उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए, और ऐसा सब्जेक्ट जो आपके लिए डिफिकल्ट है, टफ था, जिसमें आपको लगता था कि इसमें मैं कम स्कोर करूंगा, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? आई ऑलवेज लाइक GS2। GS2 मुझे हमेशा से पसंद था, एंड इवन ड्यूरिंग दोज ईयर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था GS2 में, मेरे स्कोर was better in the other GS subjects. So GS2 would be the answer to your first question. एंड डिफिकल्ट में मुझे थोड़ा GS3 ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, बिकॉज उसके क्वेश्चन थोड़े अजीब टाइप के आते थे। इस बार भी आया वो ब्लू 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 LED डायोड वाला, यस। और यही सब तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था। बट देन वही था कि आई हैड टू like to complete all the answers, do a draw diagrams, give a logical explanation or logical conclusion to answers। तो यही टारगेट रहा था मेरा सर। ओके। जैसे कि सारे एस्पिरेंट्स का सवाल होता है कि आप वो टॉपर्स की बुक लिस्ट जानना चाहते हो, और आप तो AIR 43 हैं, तो आपकी बुक लिस्ट क्या थी? सो मैंने बहुत कुछ रेफर वैसे नहीं किया था, और 4 साल हो गए तो बहुत कुछ चेंज किया है, ऐड किया है, बट अगर एक रफ बुक लिस्ट बनाऊँ तो मैंने बेसिक बुक्स पे ज्यादा ध्यान दिया है, एंड कोचिंग वाले जो स्टफ होते हैं उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था मैं। बट हाँ, उनको भी मतलब कभी कभी देखता था एज एंड व्हेन नेसेसरी। तो मेनली वही जो बेसिक आपके बुक्स होते हैं एज रिकमेंडेड बाय मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई और स्पेक्ट्रम हो गई, 11-12 के NCERTs हो गए फॉर ज्योग्राफी, एंड यही सब इसी टाइप का मोस्टली था। मतलब जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स थे वही थे, कहीं कहीं कोचिंग मटेरियल से सप्लीमेंट कर देता था। बट आई ट्राइड टू लिमिट माई बुक लिस्ट टू मैक्सिमम 2 books और 1 book plus 1 coaching material for 1 subject, nothing more than that। ओके ओके। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को करंट अफेयर कवर करने में भी होती है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। तो जी। आपकी करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी, और आपने करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज किए? ओके, तो मैं बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता था, पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैंने इंटरव्यूज के लिए पढ़े हैं, बट प्री एंड मेंस के बहुत न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े हैं, कभी कभार पढ़ लेता था। एंड करंट अफेयर्स के लिए मैं मोस्टली कंपाइलेशन के भरोसे रहता था, बिकॉज पिछले 2 साल से एटलीस्ट मैंने देखा है करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स होते हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना नहीं हो पा रहा। बट देन रीडिंग एडिटोरियल्स एंड न्यूज़पेपर इज ऑलवेज अ वेरी गुड हैबिट दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव। And that being said, I was more dependent on these compilations. Like there are a lot of compilations in the market, तो उन्हीं के बेसिस ज़्यादा रहता था। एंड मेरे सिंस मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, तो अगर कुछ करंट अफेयर्स टाइप का होता भी था इंटर रिलेटेड, तो मैं मुझे डायरेक्टली आंसर नहीं भी पता उसके अकाउंट फॉरेन मेन्स, तो उन पे एक लंबी कहानी में लिख सकता था। ओके ओके। कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहते हैं कि हाउ टू क्रैक UPSC एग्जाम, जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं? Definitely, like I would like to share some tips. वही है कि keep your book list very limited and multiple revisions, solve and practice as much. Uh, some people are comfortable solving like 20 mocks वाला question, वो mock में questions वाला mock. I preferred solving 2 or 3 questions a day, and sometimes even every alternate day. So that actually kept me in the group. So, like it's up to you. Like there's no hard and bound rule, and most importantly, have faith on yourself, have faith on your capabilities. When the going gets tough, the tough gets going. And तो यही यही बेसिक चीजें बोलूंगा सब एस्पिरेंट्स को। ओके। लास्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सोचना होता है कि डस एकेडमिक परसेंटेज मैटर करते हैं, और आपकी क्या एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस था, कॉलेज टाइम पे क्या परफॉर्मेंस था?
I wasn't a very good student in my college days, but I wasn't that bad either. I was somewhat around the average or just a little below average. So my graduating CGPA was around 7.5 in manufacturing engineering. And I do not think college the graduation percentage matters this much, because एक बार अब जब आप यूपीएससी के लिए आते हो, लाइक योर व्हाट यू डिड इन कॉलेज इज, मतलब वो पास की चीज हो जाती है, एंड यहाँ पे आपको एक अलग अलग इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, तो आपको बहुत कुछ अलग पढ़ना होता है. तो इवन इफ यू हैव अ वेरी modest academic percentage record, तो फिर भी but you can do very good. Many IAS toppers have done that in the past, and there have also have been people with very high percentage who have done good. So academic percentage is not a matter as such. आप यहाँ पे कितना कर रहे हो, that is more important. ओके, लास्ट पार्टिंग मैसेज जो अभी प्रीलिम्स भी क्लोज है 5 जून को, और जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? सबसे पहले तो मैं उनको सबको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, एंड यही बोलूंगा कि आपने जितना पढ़ना था मोस्टली अब तक पढ़ लिया है, रिवाइज भी करना था बहुत हद तक कर लिया है. अब थोड़ा आप लोग काम रहिएगा, बी कॉन्फिडेंट. कई बार लाइक वी टेंड टू not use common sense while marking our answers in pre, and pre is very unpredictable because कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, कुछ भी आंसर निकल जाता है, एंड मुझे खुद आज तक बहुत क्वेश्चन का लॉजिक या आंसर्स का लॉजिक समझ में नहीं आया. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी वेरी काम, वेरी बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड एट द सेम टाइम लाइक आप समझ पाए, क्लैरिटी रखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ऑप्शनल एलिमिनेशन एंड इंटेलिजेंट गेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन टफ आ जाए तो डो नॉट लूज हार्ट, वो आपको बाद में इजी क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ मिक्स बैग. किसी का स्टार्टिंग इजी होता है तो किसी का स्टार्टिंग हार्ड होता है. तो यू डू नॉट हैव टू लूज होप और फेथ ऐसे करके. एंड 2 घंटे का पेपर है, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे से जाइए, करिए, एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं हमेशा यही बोलूंगा. काफी अच्छा सेशन रहा शुभम आपके साथ, और ये सेशन काफी एस्पिरेंट्स को आगे हेल्प करने वाला है. और होपफुली. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.